हेलो दोस्तों। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी में। दोस्तों, पहली बार एग्रीकल्चर में एक ऐसी रिक्रूटमेंट आई है जो बहुत ज्यादा अच्छी है, या फिर मैं इसे कहूंगा कि ये करने जैसा है। करने जैसा मतलब अगर आप किसी भी जॉब में हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारी चीजें छोड़ के इसको प्रिपेयर करना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की ये रिक्रूटमेंट है। और पहली बार आप ये देखेंगे तो ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर की रिक्रूटमेंट यहाँ पे आई है। हो सकता है पहले भी आई हो, बट मैं तो इसको ऐसा ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस भी करेंगे कि क्यों ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। पहली बात है, यहाँ पे पीएचडी तो नहीं मांगा है, तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पे पीएचडी नहीं मांगा है। बट जो लेवल है पे का, वो लेवल 10 है। वो भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करेंगे। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये अहमदाबाद इज वन ऑफ द लीड सेंटर ऑफ द स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसरो का हम कह सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये है, इसमें भी वैकेंसीज है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले वैकेंसीज है कितनी। सो आप देखेंगे, साइंटिस्ट ऑब्लिक इंजीनियर ऐसी एग्रीकल्चर में है। यहाँ पे आप देखिए, सैक में 2 वैकेंसीज हैं। एनआरएससी इसमें 6 वैकेंसीज हैं। अब देखिए, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, होना क्या चाहिए। सो एमएससी इन एग्रीकल्चर फिजिक्स, या फिर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, या फिर एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट। मतलब एमएससी इन एग्रीकल्चर साइंसेस। सो एग्रीकल्चर साइंसेस में अगर आपका एमएससी है तो इसमें आप एलिजिबल हैं विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65%। मुझे नहीं लगता कि ये किसी का नहीं होता होगा। सो यहाँ पे एमएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ उन्होंने मांगा है कि आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो मतलब वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, उसके बाद एमएससी इन एग्री फिजिक्स, एग्री मेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट किया है। सो आप देखिए, ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। केवल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ही इसमें एलिजिबल है, हालांकि वो एमएससी होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि हमेशा ये जरूर देखिए कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है कि नहीं है। हो सकता है एमबीए हो सकता है पीजी हो, बट हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे चीजें बहुत कम्पिटिटिव होती जा रही हैं। सो आप देख सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमएससी इन एग्रीकल्चर अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और वैकेंसी भी देखिए 8 है ना। टोटल वैकेंसीज 8 है, और वो भी जनरल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप देखेंगे बाकी वैकेंसीज आती हैं वो भी कम आती हैं, और ये तो ऑर्गेनाइजेशन ही इतना अच्छा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली वैकेंसीज कम होंगी। बट 8 वैकेंसीज भी अगर हम देखें इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। देन उसके अलावा एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड ओशनोग्राफिक है, बट इसमें तो ये इन जनरल है, तो यहाँ पे हम कहेंगे एग्रीकल्चर स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए नहीं है। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए है। अब बाकी चीजें देखते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, टोटल 8 वैकेंसीज है। बीएससी प्लस एमएससी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 10 का है, 56,100 रुपीज का। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 1,20,000 प्लस होती है, और उसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना, बहुत सारी चीजें, क्वार्टर फैसिलिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती है। ये सारा कुछ रहता है। एज लिमिट क्या है? देखिए, कोड 1 और 2, हमारे जो वैकेंसी है उसका कोड क्या है? 1। तो यहाँ पे 15 जनवरी 2024 ये कट ऑफ डेट है। 15 जनवरी 2024 आपकी एज 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। मतलब उनको यंग प्रोफेशनल्स चाहिए, है ना। अदरवाइज तो पीएचडी होता तो फिर बहुत ज्यादा एज रखी जाती। तो आप देखिए कि जिनकी एज 28 ईयर्स तक है उनके लिए तो ये नो डाउट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप आईबीपीएस एएफओ के बाद इसके लिए पूरी तरह से जुट सकते हैं, और अभी आईबीपीएस एएफओ को इसी तरीके से अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि आपको आगे इस कंपटीशन को प्रिपेयर करना है। ओके, मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, नहीं तो मैं सारी चीजें छोड़ के इसके लिए प्रिपेयर कर लेता। तो देखिए, जो आपसे उम्मीद की जाएगी, कार्य की अपेक्षाएं क्या है, या फिर जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स इन एडवांस क्रॉप फोरकास्टिंग यूजिंग सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, रिट्रीवल एंड कैलिब्रेशन, वैलिडेशन ऑफ क्रॉप सोल, बायोफिजिकल बायोकेमिकल पैरामीटर फ्रॉम करंट एंड फ्यूचर सैटेलाइट मिशन एंड सिमुलेशन इनटू प्रोसेस मॉडल। तो जितने भी हमारे फ्यूचर सैटेलाइट मिशन होंगे, तो स्पेस में कैसे हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, यहाँ कैसे, तो ये सारी चीजों की स्टडी, फोरकास्टिंग, ये सारा कुछ उसकी जॉब रिक्वायरमेंट है। ओके, ये पोस्ट कोड 1 के लिए, हम पोस्ट कोड 1 के लिए देखेंगे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो पोस्ट कोड 1 है। ओके, देन सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले इंटरव्यू भी, सॉरी, पहले रिटन टेस्ट है और फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है। तो रिटन और पीआई दोनों है।
तो एग्जामिनेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पार्ट ए है जिसमें कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट है, एग्रीकल्चर स्पेसिफिक 90 मिनट्स का होगा, 80 मार्क्स का रहेगा। ओके, और 1/3 इसमें नेगेटिव भी होगी, आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे। एमसीक्यू बेस्ड होगा, 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस रहेंगे। ये कैसा है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक मतलब एग्रीकल्चर स्पेसिफिक। देन बी जो पार्ट है 30 मिनट्स का ये रहेगा, और इसमें जो कुल मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। और ये भी कैसी है, एमसीक्यू, और ये कैसा है, एप्टीट्यूड या फिर एबिलिटी बेस्ड। क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे आपके पास, न्यूमेरिकल रीजनिंग पे, लॉजिकल रीजनिंग पे, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो अगर आप देखेंगे तो ये रिलेटिवली इजी टाइप की रीजनिंग है। अब आप देखेंगे वैसी नहीं है जैसी हमको देखने को मिलती है हमारे आईपीएस एग्जामिनेशन में। तो मतलब ये वाला डिफिकल्ट उतना नहीं है, एग्रीकल्चर से ही यहाँ पे सब कुछ होना है। थर्ड पार्ट में जो पोस्ट कोड 1 है उसके लिए एग्जाम नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होना था, ये डिस्क्रिप्टिव बाकी टेक्निकल में है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं 80 क्वेश्चंस प्लस 20 क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल है। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप देखेंगे 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, जिसमें कम से कम 10 स्टूडेंट्स होंगे, और इनके और फाइनली जो रहेगा उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्वालिफाइंग कैटेगरी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है आपको। जो पार्ट ए है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स लाना है, मतलब 100 में से 50, तो कुल एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए। सिमिलरली नीचे रिटर्न तो डिस्क्रिप्टिव तो यहाँ पे है नहीं, और ये पोस्ट कोड 3 के लिए है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एमएससी एज अ क्वालिफिकेशन यहाँ पे है। वेटेज इन पैनल जनरेशन आप देखेंगे 50% रिटर्न का होगा और 50% इंटरव्यू को का होगा, तो दोनों दोनों का 50-50% है। तो 50% रिटर्न, जनरली हमने जितने अपने एग्जामिनेशन देखे हैं उसमें कितना होता है, 80:20 का होता है, बट यहाँ पे 50% रिटर्न का वेटेज है और 50% इंटरव्यू का वेटेज है। तो दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा आप देखेंगे बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। 26 दिसंबर से ये आप वेबसाइट पे दिख जाएगा, sec.gov.in में, या फिर careers.sec.gov.in में आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी आप ढंग अच्छे से देख लीजिएगा, सेंटर्स देख लीजिए कहाँ कहाँ है, आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्या आपकी रहेगी। बाकी तो इसमें अभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ये सारी एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्लोजिंग का दिया हुआ है 15 जनवरी है, तो नोट इसके फॉर्म को तो आप अभी फिल कर लीजिएगा, लास्ट टाइम के लिए क्या वेट करना, बाकी सारी चीजें तो वो टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस नोटिफिकेशन। तो अगर आप थोड़ा सा भी आप मन में ये रखते हैं कि स्पेस में जाके हमें कुछ काम करना है, या फिर स्पेस के लिए काम करना, जरूरी नहीं कि स्पेस में जाने को मिल जाए, बट इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को मिले, सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमएससी के बाद। So this is all for today. Thank you for watching this video and have a great day ahead.